डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था। उसमें आपने स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ी थी, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े थे। आज जो नया टॉपिक है वह है लेसन 6 प्लांट एनाटॉमी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। प्लांट एनाटॉमी पादप आंतरिकी। प्लांट एनाटॉमी या आंतरिकी मीन्स इसमें आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट नोन एज प्लांट एनाटॉमी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं उसे पादप आंतरिकी या प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। प्लांट एनाटॉमी कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है, यानी कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक यानी सेल्स से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है उसको हम ऊतक कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर नोन एज टिश्यू। इसकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन और संरचना यानी स्ट्रक्चर समान होती है, उस ग्रुप को हम टिश्यू या ऊतक कहते हैं। और वह ब्रांच जिसमें टिश्यू या ऊतक का स्टडी करते हैं उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी। बात यह आती है कि भाई एनाटॉमी या आंतरिकी इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट था नेहिम ग्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिस्कवर्ड बाय नेहिम ग्रू के द्वारा इसे खोजा गया था। और कार्ल नेगेली ने इसका विस्तार से वर्णन किया था। एनाटॉमी में जो टिश्यूज आते हैं उस टिश्यूज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हिंदी में कहते हैं विव ज्योतकी ऊतक, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है स्थायी ऊतक। परमानेंट मीन्स स्थायी ऊतक। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब इन दोनों का बेस क्या है, क्यों इनको इसमें बांटा गया? तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है उसमें डिवाइडेशन कैपेसिटी, विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जबकि परमानेंट टिश्यू होता है उसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, अर्थात वो अपनी क्षमता को लॉस कर चुका होता है। परमानेंट टिश्यू का ओरिजिन तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है, पर इसमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती। अब बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की या विव ज्योतकी ऊतक की। तो विव ज्योतकी ऊतक जो पोजीशन के बेसिस पर, स्थिति के बेसिस पर इसको किस तरह से डिवाइड किया है, ये एक प्लांट का रफ डायग्राम है। ये स्टेम है, ये रूट है और ये ब्रांचेस है। तो प्लांट्स के सबसे ऊपरी भाग पर यानी एपेक्स पार्ट पर, शीर्ष भाग पर जो टिश्यू पाया जाता है उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम या शीर्ष विवज्योतक। इन दोनों के बीच में, यहाँ बीच में स्थायी ऊतक होता है और उसके बीच में अलग अलग ऊपर या नीचे जो टिश्यू पाया जाता है इसे इंटरकैलरी या अंतर्वेशी टिश्यू कहते हैं। और बीच में यहाँ जो टिश्यूज पाए जाते हैं लेटरल कंडीशन में, पार्श्व कंडीशन में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उसे लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्व टिश्यू कहते हैं। अब बात यह आती है कि भाई एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो एपिकल, सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम ये प्लांट्स में स्टेम या रूट या ब्रांच कहीं पे भी हो, एपेक्स या शीर्ष पार्ट के ऊपर पाया जाता है। इसमें लगातार डिवाइडेशन होता है, विभाजन होता है, जिससे बहुत सी सेल्स का निर्माण होता है। इस सेल्स के फलस्वरूप लेंथ में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है। जैसे यहाँ विभाजन होगा तो इस तरह से वृद्धि होगी, यहाँ विभाजन होगा तो इस तरह से वृद्धि होगी। तो ग्रोथ क्या हुई है? लेंथ में ग्रोथ हुई है। और ये जो लेंथ में ग्रोथ होती है, लंबाई में वृद्धि होती है, उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। जिससे लंबाई में ग्रोथ होती है उसको
प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्व विभाजोतक। ये जड़ तथा तने के पार्श्व भागों में यानी अगल बगल में पार्श्व भागों में इधर और इधर स्थित होता है। इसमें संवहन आधान, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क आधान, कॉर्क कैम्बियम को इंक्लूड किया जाता है। जब इसमें डिवाइडेशन होता है तो इस तरह से प्लांट की मोटाई में वृद्धि होती है या डायमीटर इंक्रीज होता है। जब प्लांट की मोटाई में वृद्धि होती है या डायमीटर इंक्रीज होता है तो इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। रिमेंबर स्टूडेंट्स, apical meristem related with primary growth and lateral meristem related with secondary growth। तो शीर्षस्थ विभाजों तक प्राथमिक वृद्धि के लिए और पार्श्व विभाजों तक जो होता है वह द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पे एक और टिश्यू होता है, एक और ऊतक होता है जिसे अंतर्वेशी या इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम यह स्थायी ऊतकों के ऊपर तथा नीचे पाया जाता है, यानी परमानेंट टिश्यू के ऊपर तथा नीचे पाया जाता है। जब इसमें डिवीजन होता है तो इसमें डिवीजन से भी लंबाई में वृद्धि होती है और लंबाई में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ या प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। एक मैं आपको इंटरकैलरी का उदाहरण बताता हूं। जैसे एक गन्ना है, शुगर केन में ये तो है नोड और ये क्या है? इंटरनोड। ये नोड है और इंटरनोड है। यदि हम गन्ने को तोड़े तो नॉर्मली कहां से टूटेगा? वो टूटता है हमेशा नोड से। अब बात दिमाग में ये आती है भाई नोड से क्यों टूटा है? तो यह है कि यहां पर एक कोमल या सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है जिसको कहते हैं इंटरकैलरी या अंतर्वेशी टिश्यू। ये सॉफ्ट होने के कारण थोड़ा सा भी इस पर जोर पड़ता है तो ये टूट जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टिश्यूज आता है वह आता है परमानेंट टिश्यू। कौन सा टिश्यू? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट मीन्स स्थायी। तो नेक्स्ट आता है स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं कि परमानेंट टिश्यू की जो ओरिजिन होता है या उत्पत्ति होती है वो तो विभजोतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होती है, पर ये अपने डिवाइडेशन की कैपेसिटी खो चुके होते हैं। दे लॉस देयर डिवाइडेशन कैपेसिटी। जैसे कि ये ऊतक है, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, स्कैनकाइमा, पैरेन्काइमा, डिवाइडेशन की कैपेसिटी हो जाती है और ये जो है साइज में इंक्रीज होते चले जाते हैं जिससे प्लांट की साइज में ग्रोथ होती चली जाती है। परमानेंट टिश्यू को देखें तो दो तरह से बांटा जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब दिमाग में आता है व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्या है ये ऊतक? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसको कहते हैं सरल ऊतक, क्या कहेंगे? सरल ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक। देखो इस प्रकार का ऊतक एक ही टाइप्स की सेल से यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। जैसे पैरेन्काइमा है तो सारी सेल किसकी होगी? पैरेन्काइमा की। तो इट इज मेड अप बाय वन टाइप ऑफ सेल। किसने? एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है। अब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू ये दो या दो से अधिक टाइप की सेल से निर्मित होता है। जैसे कि जाइलम को लें तो जाइलम सेल्स होगी, जाइलम पैरेन्काइमा होगी, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होगी। तो इस तरह से दो तीन सेल्स होती है उससे बना हुआ होता है, पर सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही सेल से बना हुआ होता है।
यानी क्या है कि ये केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा को यदि हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं मृदुतक। दूसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा जिसको कहते हैं दृढ़। और तीसरा जो होता है ये होता है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा इसको कहते हैं स्थूल कोणोत्तक। अब फर्स्ट हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप होता है, और वो फर्स्ट टाइप है मृदुतक, जिसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा। मृदुतक या पैरेन्काइमा। तो मृदुतक या पैरेन्काइमा यह केवल एक ही प्रकार की सेल से या कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पैरेन्काइमा, ठीक है, एक ही सेल से। अब कैसे मिलकर के बना होता है? ये एक देखिए एक जैसी सेल है, इसमें यह हो जाएगा सेल वॉल, जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। इसके अंदर है साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं जीव द्रव्य। अब यहां देखिए ये कुछ खाली स्थान है, इस खाली स्थान को कहते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस। इंटर सेल्यूलर स्पेस, अंतरा कोशिकीय अवकाश। तो दो सेल्स के बीच में पाए जाते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस या अंतरा कोशिकीय अवकाश। अब बात करें इसकी, तो पैरेन्काइमा ये गोलाकार, अंडाकार, पीपे के समान या स्टार शेप सेल से मिलकर के बना होता है। मीन्स राउंड शेप होगा, स्टार शेप होगा, ओवल शेप होगा। तो इस प्रकार की सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। ये चारों ओर से सेल वॉल से घिरा हुआ होता है, पतली सेल वॉल होती है, और इसका फॉर्मेशन जो है सेल्यूलोज से मिलकर के बना होता है। इसमें डेंस यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, अधिक मात्रा में जीव द्रव्य इसके अंदर पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं के मध्य में यानी सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। ये कॉर्डेक्स, एंडोडर्मिस, ये एपिडर्मिस आदि का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें कुछ सब्सटेंस का जमा हो जाता है, फिल हो जाता है। यदि इसमें क्लोरोप्लास्ट आ जाए, यानी इसमें किसका डिपोजिशन हो जाए? क्लोरोप्लास्ट का, तो इसे कहेंगे क्लोरेन्काइमा, हरित ऊतक कहेंगे, और यह फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। यदि इसके अंदर एयर कलेक्ट हो जाए, एयर इकट्ठी हो जाए, तो इसे कहेंगे एरेन्काइमा। जो जलीय पौधे होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वो प्लांट तैरते रहते हैं। क्यों तैरते हैं? क्योंकि उसके अंदर एरेन्काइमा इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या काम हुआ भाई? ये सेल्स के डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन करता है, प्लांट्स के पार्ट्स का फॉर्मेशन करता है। यदि इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, और इसके इंटरकैलरी स्पेस में यदि एयर भर जाए तो इसे एरेन्काइमा कहते हैं, जो तैरने में मदद करता है। तो इस तरह से जो होता है पैरेन्काइमा। सेकंड है कोलेन्काइमा। स्थूल कोणों का, स्थूल यानी जमाव, इसमें किसी चीज का जमाव होता है।
कोणों तक मतलब कौन पे, एंगल्स पे। जैसे यहाँ डिपोजिट हो रहा है, लिग्निन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स आदि का डिपोजिशन हो गया। अब ये इंटरसेलुलर स्पेस है, खाली तो है नहीं, इसमें किसका डिपोजिशन हो गया, लिग्निन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज आदि का डिपोजिशन हो गया। जैसे ये डिपोजिशन हो जाता है, अब इसको कहते हैं कोलेनकाइमा या स्थूल कोणों तक कहते हैं। ये भी कुछ अलग अलग टाइप का होता है। यदि ये कंप्लीट डिपोजिशन हो, ये देखिए कंप्लीट डिपोजिशन हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा भरा हुआ है, कोई भी खाली दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको कहते हैं एंगुलर कोलेनकाइमा। ठीक है, कोणों तक, कोणों में दबा हुआ, एंगुलर कोलेनकाइमा। दूसरा होता है एनुलर कोलेनकाइमा। ये देखिए, ये एनुलर कोलेनकाइमा एक एनुलस या रिंग का फॉर्मेशन हो गया। डिपोजिशन यहां हुआ है, बीच में कोई भी डिपोजिशन इसमें नहीं हुआ था। बीच में देखने पर ऐसा लगता है कि खाली जगह, यानी एनुलस या रिंग दिखाई दे रही है, वलय दिखाई दे रही है, इसको हम एनुलर कोलेनकाइमा या वलयाकार कोलेनकाइमा कहते हैं। तीसरा होता है प्लेट लाइक कोलेनकाइमा। प्लेट लाइक कोलेनकाइमा, इसमें क्या है, देखिए बड़ी बड़ी सेल्स हैं, ये बड़ी बड़ी सेल्स है, इस सेल्स में यहां डिपोजिशन हो गया, यहां डिपोजिशन हो गया, यहां डिपोजिशन हो गया। अब ये डिपोजिशन किस शेप में हुआ है, प्लेट की तरह से हुआ है। यहां से आते गए एक प्लेट बनी, यहां से आते गए एक प्लेट बनी, इस तरह से प्लेट के रूप में हुआ है, तो इसे प्लेट लाइक कोलेनकाइमा या पट्टिल स्थूल कोणों तक कहते हैं। पट्टिल स्थूल कोणों तक कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज आदि पदार्थ का डिपोजिशन हो जाता है, पर सबसे ज्यादा जो डिपोजिशन होता है वो होता है पैक्टिन का। पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। और डिपोजिशन हो गया तो काम क्या हो गया इसका, भाई जहाँ डिपॉजिट होगा, मोटा होगा, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा ना, तो इसका मेन कार्य है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, यांत्रिक आधार प्रदान करना। अब आप देखो, प्लांट जो सीधा खड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा प्लांट, तो सीधा कैसा खड़ा है, गिर क्यों नहीं गया, क्योंकि उसको मैकेनिकल सपोर्ट होते हैं, मजबूती देते हैं, वो कोलेनकाइमा। और थर्ड जो टिश्यू है वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जिसको कहते हैं दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ ऊतक। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ ऊतक। नाम से ही है दृढ़, दृढ़ का मतलब कठोर। जैसे ये एक टिश्यू है, इसमें सेल्स है, ठीक है, यहां पर डिपोजिशन हो गया, ये तो बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो गया, बीच में तो इसकी कैविटी तो बची ही नहीं है, बहुत छोटी नैरो कैविटी होगी। तो इस प्रकार का ऊतक या टिश्यू जिसके अंदर लिग्निन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और अन्य सब्सटेंसेस का डिपोजिशन इतना ज्यादा हो जाता है कि इसके बीच में जगह ही नहीं बचती, तो इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ही कम रह जाएगा। जगह नहीं बचेगी तो इसको मृत या डेड टिश्यू कहेंगे, मृत या डेड टिश्यू कहेंगे। और ये डेड टिश्यू जो होता है टोटली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है। ये काफ़ी कठोर हो जाता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे स्टेम है, सीधा खड़ा है, इसके लिए स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ ऊतक के कारण करा है। यदि इसमें हम सेक्शन काटें तो इस तरह से सेल्स दिखाई देगी। इन सेल्स को स्क्लेरिड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्लेरिड कहेंगे। इसमें यहाँ डिपोजिशन है, यहाँ पर, यहाँ कोई डिपोजिशन नहीं है, बीच में डिपोजिशन, स्क्लेरिड्स कहेंगे। देखो, हम जब चीकू खाते हैं या पेड़, नाशपाती खाते हैं, तो जब उसका गूदा होता है तो हमारे दांतों के अंदर कट कट कट, यानी तो ऐसा लगता है जैसे कुछ कण या ग्रेन्यूल्स उसमें हैं। तो वो कण क्या होते हैं? वो होते हैं स्क्लेरिड्स, इसके अंदर कण पाए जाते हैं। तो ये स्क्लेरिड्स क्या होता है? ये स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स होती है। काम क्या होता है इसका? इसका काम होता है मजबूती प्रोवाइड करना
और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो स्टूडेंट, इसके जो नोट्स हैं मैं आपको भेज दूंगा, समझने में आसानी होगी। ये नई यूनिट्स के हिसाब से है, वो है एनाटॉमी वाली यूनिट्स, लेसन 6 है प्लांट एनाटॉमी। फर्स्ट यूनिट में क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन डायरेक्ट आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उसके अंदर शब्द जो होते हैं वो काफ़ी टिपिकल होते हैं, तो वो मैं बाद में करवा दूंगा। ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है और ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसको ध्यान से उतारना और ध्यान से ही समझना, ठीक है। तो आप इसको लिखने की कोशिश करना और कंप्लीट इसको लिखने की कोशिश करना। थैंक यू।